नमस्कार मित्रांनो, भारतीय न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे। काँग्रेस न होती तो क्या होता या पुस्तकाचे प्रकाशन 2 दिवसापूर्वीच मुंबई येथे झाले। त्या पुस्तक प्रकाशनावेळी काँग्रेस न होती तो क्या होता या विषयावर देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत हिंदी भाषेमध्ये घेण्यात आली। देवेंद्र फडणवीस यांना इंडी अलायन्स विषयी प्रश्न विचारण्यात आला। तेव्हा इंडी अलायन्सवर बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी भाऊ तळसकर यांच्या विश्लेषणाचा दाखला दिला। इंडी अलायन्समध्ये सगळे इंजिनच आहेत, एकही बोगी नाही, परंतु एनडीएमध्ये नरेंद्र मोदी हे इंजिन आहेत आणि आपल्यासोबत सगळ्या बोग्या घेऊन ते पुढे जात आहेत, असं भाऊ तळसकर म्हणाले होते। इंडी अलायन्स यांच्या इंजिनला बोग्या नसल्यामुळे लोक कुठं बसतील, लोकांना बसायला जागा नाही, त्यामुळे इंडी अलायन्स चालणार नाही। परंतु नरेंद्र मोदीच्या ट्रेनला मजबूत इंजिन आहे आणि बोग्याही भरपूर आहेत, त्यामुळे ज्यांना बसायचं ते बसू शकतात, असं भाऊ तळसकर म्हणाल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं। देवेंद्र फडणवीस भाऊ तळसकर यांच्याविषयी बोलताना काय म्हणाले ते ऐका। तसेच तुम्हाला हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि भारतीय न्यूज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा। धन्यवाद। सकता हूं दुर्दैव से कि उन्होंने सफलतापूर्वक दिया, लेकिन उस समय की हमारी रिएक्शन क्या थी? हम लोग अमेरिका के पास चले गए और अमेरिका ने ये सारी चीजें पता होते हुए भी डेविड हेडली, तहूर राणा, ये सारे जो आतंकी थे जो उसके पास थे, उनका एक्सेस भी हमको नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद हम लोग वो एक्सेस ले पाए। जो लोग इस षड्यंत्र में थे उनको दंडित करने का काम हमने किया। तो कांग्रेस की सरकार में एक बहुत वीक इस प्रकार की गवर्नमेंट को हमने देखा, जो अपने आप को मजबूत नहीं रख सकती थी, जो अपने आप को एसेट नहीं कर सकती थी, जो दूसरी शक्तियों पर डिपेंडेंट थी, और फिर वही चीजें नीचे तक आती है। देखिए, जैसी सरकार देश में चलती है वैसी सरकार फिर प्रदेशों में चलना शुरू हो जाती है। तो ये परिस्थितियां उस समय हमने देखी। आज हम लोग ये दावे के साथ कह सकते हैं, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, अब चीन की भी ये हिम्मत नहीं है कि चीन सीधा आंख उठाकर हमारे सामने देख सके। जी, थैंक यू सर। सर, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। अब हम इससे पहले पॉलिटिकल नहीं थे। ये थोड़ा ज्यादा पॉलिटिकल क्वेश्चन है सर। इंडी अलायंस का ये नारा था, वोट फॉर इंडी, सेव इंडिया और सेव भारत और समथिंग लाइक दैट। सर, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, उनका जो अलायंस था वो। यहां पर भी, महाराष्ट्र में भी ऑपोजिशन की कोई खास अच्छी स्थिति है नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि अंडर प्राइम मिनिस्टर सर बीजेपी ने ऑपोजिशन को खत्म कर दिया और फिर लोग उसे कनेक्ट करते हैं कि बीजेपी इज नॉट अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी। अब ये बीजेपी का रोल है क्या ऑपोजिशन को जिंदा रखना? एंड second, is it true if you kill opposition, is there no opposition? One, and second, is this a blot on our democracy? पहली बात तो जो इंडी अलायंस की बात आपने कही, तो हमारे एक बहुत अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ है, विश्लेषण जो करते राजनीति का, भाऊ तोरसेकर जी। तो भाऊ तोरसेकर जी ने एक बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया अलायंस है इसलिए नहीं चलने वाला कि यहां सारे इंजन है, कोई बोगी है ही नहीं, तो लोग बैठेंगे कहां? और मोदी जी मजबूत इंजन लेकर इतनी बड़ी ट्रेन लेकर निकले कि जिसको जिसको बैठना है उसके लिए बैठने की जगह है। तो इसलिए ये इंडिया अलायंस चलेगा नहीं, ऐसा जो भाऊ तोरसेकर जी ने कहा था, मुझे लगता है वो आज हमको यथार्थ में देखने को मिलता है। सारे इंजन अपने अपनी दिशा में जा रहे हैं, कोई कोहेरेंट इस प्रकार की ट्रेन हमको दिखाई नहीं पड़ती है। और देखिए, मैं ऐसा मानता हूं और हम सभी मानते हैं, क्योंकि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने अपोजिशन में काम किया है, तो डेमोक्रेसी में अपोजिशन का होना ये जरूरी भी है, और उसके अपोजिशन की जो आवश्यकता है, उसका जो महत्व है, इसको हम एक्नॉलेज भी करते हैं।
लेकिन आज के अपोजिशन में और जिस समय हम अपोजिशन में थे, इसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि हम भले ही अपोजिशन में बैठे, लेकिन हमने इंडिया फर्स्ट की नीति को कभी छोड़ा नहीं। हमने चुनकर आने के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इस प्रकार की परिस्थिति को कभी स्वीकारा नहीं। हमने एक प्रकार से जिसको अराजकता कहते हैं, ऐसे अराजकता का माहौल तैयार करके हम सरकार को नीचे लाए, इस प्रकार की व्यवस्था हमने कभी कायम नहीं की। आज मुझे तो इस बात का दुख है कि कांग्रेस जैसी पार्टी ये अपोजिशन में जाने के बाद जिस प्रकार से डिसइंटीग्रेट हो रही है, उसके कारण जो वैक्यूम तैयार हो रहा है, उस वैक्यूम को ऐसे लोग भर रहे हैं कि जिनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता है। ये ऐसे लोग हैं कि जो हमारी सारी ऑर्डर को बिगाड़ना चाहते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस को डिसमेंटल करना चाहते हैं। आप देखिए ये कैसी व्यवस्था है कि जिस व्यवस्था में अगर सुप्रीम कोर्ट उनके साइड से निर्णय दे तो अच्छा है, और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई न्यायपूर्ण उनके खिलाफ निर्णय दे तो सुप्रीम कोर्ट को गाली देते, इलेक्शन कमीशन को गाली देते, इलेक्शन प्रोसेस को गाली देते, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को गाली देते, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अलग अलग व्यवस्थाएं खड़ी की है उन व्यवस्थाओं को गाली देते। तो ये तो हमारे लिए एक चिंता की, मैं ऐसा कहता हूं, की जगह है कि जहां पर अपोजिशन के वीक होने से जो स्पेस निर्माण हुई है, उस स्पेस में इस प्रकार के लोग आए हैं। और उससे भी ज्यादा चिंता इस बात की है कि कांग्रेस को जब ये लगता है कि मोदी जी को हम चैलेंज नहीं कर सकते, तो ये जो ताकतें हैं, समाज विरोधी, संविधान विरोधी, इंस्टीट्यूशन विरोधी, इन ताकतों की मदद कांग्रेस जैसी पार्टी ले रही है और फिर ये कहते हैं कि संविधान खतरे में। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई संविधान हमारे कारण खतरे में नहीं है, आप खतरे में डाल रहे हो देश का संविधान। इस प्रकार की ताकतों को दम देते हुए, बल देते हुए, उनको एक प्रकार से सेंटर स्टेज पर लाते हुए। और मैं ऐसा मानता हूं और हमारी पार्टी भी ऐसा मानती है कि अपोजिशन कभी समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त करने का कोई विचार भी नहीं है, विचार करना भी नहीं चाहिए। हम अपनी लाइन को बड़ी करते जाते हैं, धीरे धीरे अपोजिशन की लाइन छोटी होती है। हम उनकी लाइन काटते कभी नहीं है और काटना भी नहीं चाहते। जी, तो बिफोर आई लेट यू गो, ये फाइनल क्वेश्चन है और ये नॉन पॉलिटिकल इश क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है। सर, आप इंटरव्यूज देते हैं इतने मीडिया में, सर आपकी जो पॉलिटिकल स्टाइल है, राजनीतिक स्टाइल, वो आइडियोलॉजिकल है और डेवलपमेंटल है। आप ये मीडिया इंटरव्यूज 1 घंटे का भी दे दे, आप 1 घंटे तक आपके जो प्रोजेक्ट्स है जो आपने शुरू किए हैं और मॉनिटर कर रहे हैं, आप 1 घंटे तक बात कर सकते हैं। आप बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट मेरे बेबीज है। फिर भी सर कुछ आपके क्रिटिक्स है जो चीजें बोलते हैं, अलग अलग रूमर्स फैलाते हैं कि देवेंद्र जी का पार्टी पे इतना होल्ड नहीं रहा है, या आपके कास्ट के ऊपर कुछ बोलते हैं, या फिर और कोई रूमर फैला देते हैं कि आप लोकसभा जाएंगे, समथिंग समथिंग, कोई भी कुछ भी, एवरीडे न्यू रूमर। लेकिन फिर भी डिस्पाइट द कंटिन्यूअस रूमर्स, जो महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस है उनसे आप मीलों आगे है। तो हाउ डू यू, तो आप इतना ठहराव कैसे रखते हैं और हाउ डू यू इग्नोर दीज वॉइसेस? नहीं, देखिए, पहले तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुझे कोरी राजनीति आती नहीं है। मैंने कभी जिंदगी में कोरी राजनीति नहीं की, क्योंकि हमारे लिए तो राजनीति ये हमेशा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक उपकरण है। हमने हमेशा इस आइडियोलॉजी को माना है कि हम सोशियो इकोनॉमिक चेंज ये पॉलिटिक्स को एज ए एपरेटस यूज करके ला सकते हैं। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा, मैं भाषण भी जब करता हूं तो 80% मेरा भाषण ये डेवलपमेंट के ऊपर, सोशियो इकोनॉमिक चेंज के ऊपर, हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या किया, इसके ऊपर होता है। 20% मैं राजनीति की बात करता हूं। और मैं ये भी मानता हूं कि अगर हमको हमारे देश को, हमारे राज्य को बदलना है तो हमको फोकस
ये डेवलपमेंट पे रखना पड़ेगा। राजनीति तो होती रहती है, सवाल जवाब होते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, वो एक पार्ट है। लेकिन अगर हम गवर्नेंस को छोड़कर केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप करने में लग जाए, मतलब मैं कई बार सवाल पूछता हूं, अपने आप से भी पूछता हूं कि 25 सालों तक उद्धव जी ने, शिवसेना ने मुंबई पर राज किया और उसमें से मेजर कालखंड ऐसा है कि जिसमें मुंबई महानगर पालिका स्वयं उद्धव जी देखते थे। तो मैं अपने आप को और उनको भी सवाल पूछना चाहता हूं कि कोई एक प्रोजेक्ट वो दिखा सकते हैं कि जिसमें उन्होंने मुंबई को ट्रांसफॉर्म किया है? ऐसा एक प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, एक भी नहीं बता सकेंगे। वो जो बातें कहते हैं वो तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये बातों में तो इसके लिए कोई नो ब्रेनर बातें हैं। जो बातें आज मुंबई में उनके कार्यकाल में हुई है, मतलब हमारे प्रमोद जी हमेशा ये कहते थे कि जब लड़का बड़ा होता है, 17 साल का होता है, तो उसको मूछें आती है, उसके लिए माँ बाप ने का कोई उसमें कर्तृत्व नहीं है, वो तो नेचुरली आती है। ऐसा एक नेचुरल डेवलपमेंट को अगर हम छोड़ दें तो मुंबई में उद्धव जी ने कोई ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ऐसी एक चीज भी वो नहीं बता सकेंगे। जबकि केवल 5 साल में मुख्यमंत्री था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो मैं ऐसी कई चीजें आपको दिखा सकता हूं। आप देख रहे हैं, ट्रांस हार्बर लिंक आपने देखी है, अभी कोस्टल रोड आपने देखा है, न्यू मुंबई का एयरपोर्ट हो रहा है, मुंबई में जो एसटीपीज है वो आप देख रहे हैं, धारावी का ट्रांसफॉर्मेशन अभी जो होने, ऐसे मैं सैकड़ों चीजें गिना सकता हूं। तो मुझे लगता है कि हमारा फोकस यही है। और जिस समय मैं राजनीति में आया तो उस समय एक मंत्र मुझे मिला और वो मंत्र है पेशेंस इज अ वर्च्यू। राजनीति में पेशेंस होना, इससे बड़ा गुण हो ही नहीं सकता। और मैंने प्रधानमंत्री जी से यह सीखा। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मैं गाली प्रूफ हूं। देखिए 2002 से 2013 तक, चाहे वो मीडिया रहे, चाहे वो अपोजिशन रहे, सुबह से लेकर शाम तक उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गालियां देते थे। और ऐसी ऐसी गालियां दी है, ऐसे ऐसे शब्द उनके लिए इस्तेमाल हुए कि जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। लेकिन उनका पेशेंस देखिए कि ये 11 साल पलटकर एक जवाब भी उन्होंने नहीं दिया, एक जवाब भी। और ये सारी चर्चा को उन्होंने अपने डेवलपमेंट के एटीट्यूड से समाप्त कर दिया। उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया का उपयोग किए बिना पूरे देश में ये इमेज तैयार करके दिखाई कि भारत को जिस नेतृत्व की आवश्यकता है वो नेतृत्व गुजरात के मुख्यमंत्री में दिखता है और उसको भारत में लाना चाहिए, ये उन्होंने करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि ये जो पेशेंस उनमें है शायद उतना मुझ में नहीं होगा, लेकिन मैंने भी जीवन में यही सीखा है। और इसलिए हमले होते हैं, लोग पत्थर फेंकते हैं, लोग गालियां देते हैं। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि अपने भी गालियां देते हैं, लेकिन ये सारी चीजें वक्त के साथ समाप्त हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने बहुत पेशेंस रखने की आवश्यकता है, वो मैं रखता हूं। हालांकि अल्टीमेटली कोई हम लोग ऋषि मुनियों की श्रेणी में तो नहीं है, कोई वैराग्य तो हमने लिया नहीं है। कभी कभी यू हैव टू गिव बैक, मतलब हम लोग कभी कभी वापस देना पड़ता है, तो दे भी देते हैं। पर ओवरऑल मेरा जो स्वभाव है ये बहुत पेशेंट स्वभाव है। और देखिए एक और मंत्र राजनीति का है, कभी कभी राजनीति में आपको जवाब देना भी पड़ता है, लेकिन जवाब देने का मौका कौन सा है ये आपको समझना चाहिए। टाइमिंग इज एवरीथिंग। गलत मौके पर जवाब देंगे तो आपका जवाब सुना नहीं जाएगा। जब अपना मौका हो तो जवाब दे दो, दुनिया सुनेगी। थैंक यू सर।